अभी ठीक है, अभी ठीक है, शुरू से शुरू करती हूँ फिर मैं। एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? जल्दी से कंफर्म कर दो। दोबारा से बोलती हूँ सब कुछ फिर। हाय, हाँ आप सब ठीक है? ओके ओके ठीक है, थैंक यू, थैंक यू गाइस। सो वेरी गुड इवनिंग। एक सेकेंड दो। आई थिंक अभी आवाज़ क्लियर है। सॉरी गाइज, आई टुक यू 2 मिनट्स प्रॉबेबली। मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन शुरू करती हूँ। हाय एवरीवन, पहचान लिया होगा, वही सेंटेंस है जो शायद आवाज़ नहीं आ रही थी तब बोला। आई एम अंजलि आहूजा। बायो की क्लासेस बहुत सारी पढ़ी हैं आपने मेरे साथ। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बायो मॉलिक्यूल्स, हमने उसमें पढ़े थे प्रोटीन और अमाइनो एसिड। आज हम पढ़ेंगे एक और बायोमॉलिक्यूल जो है डीएनए, साथ में आरएनए पे पढ़ेंगे। डीएनए आरएनए साथ साथ में चलते हैं, मतलब जहाँ डीएनए का डिस्कशन हो वहाँ आरएनए मेंशन होगा ही होगा। तो बेसिकली जो हमारा नीट का पेपर होता है उसमें कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन डीएनए से रिलेटेड आते ही आते हैं, गारंटेड। मैं आपको बता रही हूँ। तो क्लास जो चलने वाली है ना उसे अच्छे से सुनना, आज बिल्कुल प्यार से सुनना। बेशक लिखना है तो लिख लो, मैं पॉज हो जाऊँगी, बैठ जाऊँगी, मेरे पास चेयर में बैठ जाऊँगी आराम से, ठीक है। अब तो बायोमॉलिक्यूल्स में डीएनए आरएनए जो हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। इन्हीं मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। लेकिन उससे पहले देख लो हमारा चैनल, सब्सक्राइब अस बाय द नेम ऑफ इंस्टा सॉल्व देयर ऑन टेलीग्राम, एंड बाय द वे इट इज ऑन यूट्यूब ऑल्सो, यू कैन सी द वीडियो देयर ऑल्सो। सो बेसिकली गाइस, अब आते हैं काम की बात पे, बात करते हैं डीएनए की। हाँ, मैं ये बोल रही थी मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है बट समझ आ जाएगी। सो यू जस्ट आस्क मी आप, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ पहले। नाउ क्लियर, नो वॉइस। अब क्यों नहीं आ रही आवाज़? हेलो हेलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, बाकी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब आ रही है आवाज़। मैम व्हेन इज़ कमिंग मैथ्स? आई थिंक मैथ वाली क्लास आपका लिंक बना होगा यार, चेक कर लो ना, उसमें आ रही है ना, ठीक है। हाय प्रिया, हाय राकेश, हाय चेतना, हाय मोर राकेश, हाय सपना, हाय तुषार, हाय चंदन। सो मैनी पीपल, सो नाइस ऑफ यू। मैम आज कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, डीएनए। देख रहे हो पीछे? चलो शुरू करते हैं। तो मैं बीच बीच में आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, तो कोई इंपॉर्टेंट हो तो प्लीज़, कभी कभी स्किप हो सकता है बट यू पोस्ट इट अगैन, ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नच बात पर नच कर सकती हूँ। चलो भाई डीएनए शुरू करते हैं, बाकी की बातें बाद में। तो बेसिकली गाइस थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूँ, जो मैंने बायोमॉलिक्यूल्स लास्ट क्लास में शुरू किया था, तो मैं आपको बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। आई वॉज नॉट फाइन बट नाउ आई एम फाइन। सो मैंने आपको ये बताया था कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होती हैं, दे बेसिकली ऑफ 2 टाइप, मैक्रोमॉलिक्यूल एंड माइक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और माइक्रो का कम होता है। जैसे मैंने आपको प्रोटीन बताया था, एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड इज़ अ माइक्रोमॉलिक्यूल और प्रोटीन जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो डीएनए आरएनए में भी ऐसा ही होता है। डीएनए आरएनए इट इज़ अ मैक्रोमॉलिक्यूल, बट हाँ इसकी भी माइक्रो यूनिट्स हैं। ये एक पॉलीमर है, इसकी भी मोनोमर यूनिट हैं। उसका नाम क्या है, पहले थोड़ा तारीफ़ कर लेते हैं, इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। डीएनए, सो बेसिकली गाइस डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है। वो कहाँ एब्सेंट है बताऊंगी मैं आपको। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस में है, जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए भी तो न्यूक्लिक एसिड होता है। हाँ, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं। टर्म डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन बाय ज़ेकेरेस। फ्रेडरिक मिशन ने क्या किया? फॉर द फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व्ड डीएनए, एक्सट्रैक्ट नहीं किया बट हाँ ही ऑब्जर्व फ्रॉम द पस सेल। वो पस हो जाती है ना, कभी कभी लिक्विड भर जाता है उसमें, तो दैट डीएनए इज प्रेजेंट। सो ही एक्सट्रैक्टेड इट फ्रॉम द पस सेल, ठीक है। उसके बाद विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने नीट के मतलब पेपर जो होते हैं मेरे
आई जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग, मेरे आमने सामने रहती हैं बिकॉज आई एम इनटू दिस वर्क। तो हर टाइम वो सैम्पल पेपर, पुराने पेपर, तो आई नो द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, द डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं साइंटिस्ट बेस, तो यू हैव टू लर्न दैट। सो विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, इसलिए सबसे पहले डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर बताया एंड ही ऑब्जर्व इट, ये पेपर में आ चुका है, बाय द टेक्निक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, याद रखना। इसके बाद वॉटसन एंड क्रिक, ये तो बहुत ही एकदम हैंडसम साइंटिस्ट, इनको 1950s में इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, इनको नोबेल प्राइज़ में मिला। अब हम जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो सारा का सारा ये समझ लो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। तो जो भी मैं बताऊंगी ना, बाय डिफॉल्ट दैट्स ऑल कॉन्फ़िगरेशन एंड डिज़ाइन एंड डिमेंशन एंड ऑल द पॉइंट फीचर्स, एवरीथिंग एक्सप्लेन बाय वॉटसन एंड क्रिक, प्लीज़ रिमेंबर। अब बात करते हैं, थोड़ा सा डीएनए की तरफ बढ़ रहे हैं अभी हम। निरनबर्ग ने क्या किया, इसने पहली बार डीएनए को आइसोलेट कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया। अच्छा, एक कॉमन सा क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं, तुम्हारे कमेंट पढ़ लूँ पहले। अच्छा, हाय हेलो चल रही है अब तक। मैम बोलने के, ये आपका कमेंट समझ नहीं आया अंशु मुझे। मैम आई हैव अ डाउट। यस राकेश, व्हाट हैपन? मेरा अटक गया, क्या हो गया मनीषा? अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि मैंने क्यों ये उठाया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है। मान लो मुझे ना डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है सेल में से, तो कैसे करेंगे सोचो। हाय दीपक, बताओ बताओ बताओ। गुड इवनिंग। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू कांट अंडरस्टैंड। अभी तो मैंने डीएनए का बेसिक शुरू किया, अभी तो मैं गई नहीं हूँ डिटेल में, अभी तो बस बता रही हूँ कि साइंटिस्ट ने क्या किया। हाय वर्षा, हाय अमित, हाय कुसुम। रॉबिन, कौन सी क्लास है? बायो की क्लास है। बायो में आज हम बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़, बायोमॉलिक्यूल्स मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 12th की केमिस्ट्री में भी आता है, 11th की बायो में आता है। 11th का 11th चैप्टर ही है शायद आपकी बायो का, तो ये चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायो तो है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो जो लोग गलती से IIT की प्रिपरेशन करें और यहाँ पर बैठे हैं, तो वो भी सुनो, इस चीज़ को आ सकता है आपके पेपर में। अब आई कैन अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा था तुमसे, मैं वेट कर रही हूँ कि सेल में से मुझे डीएनए निकालना है, कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, मुझे टॉपिक पढ़ाना है। हाय अमित, हाय प्रिया। चलो अब टाइम अप हो गया, मेरे को ना यहाँ पे टाइमर लगाना पड़ेगा। देखो, अगर मेरे को सेल में से डीएनए निकालना है तो सबसे पहले मैं तो सेल का जो वॉल या मेम्ब्रेन उसको है ब्रेक करूँगी, और वो किसके बने होते हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्लांट में सेलुलोज होता है, सेल्यूलेज डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेक्टिन है, पेक्टिनेज डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये सारे एंजाइम वॉल को ब्रेक करेंगे, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सारा मटेरियल बाहर हो जाएगा, हम सेंट्रीफिकेशन करेंगे ना, फिर उसके बाद डीएनए बाहर। चलो अब आते हैं, बात करते हैं डीएनए की और तारीफ करते हैं। तो जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है जो जीन्स इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। आपको याद है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जीन्स है, क्रोमोसोम इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ द डीएनए। मैंने क्रोमोसोम लिया, उसको पूरा पूरा अनफोल्ड कर दिया, अल्टीमेटली मेरे को डीएनए मिलेगा। यही डीएनए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में लिख के जाता है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए एक है पॉलीमर। मतलब अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रही हूँ, ठीक है। आई होप जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, अगर आपको कुछ लिखना है तो हाँ, तुम स्क्रीनशॉट भी तो ले सकते हो। मैं साइड हो जाती हूँ, पता नहीं, मैं आई डोंट नो अभी भी मैं स्क्रीन पे आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मेरे पास जगह नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैम 10th क्लास का कब पढ़ाओगे? बच्चे मेरे को टॉपिक बताओ। अरे ये डीएनए 10th में भी तो है, हेरिडिटी वाले में। सुन लो दीपक। हाय हर्ष। चलो हो गया, मैं क्लीन कर रही हूँ, स्क्रीन हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा। सो बेसिकली अब ये है ब्लैंक स्क्रीन, मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि मुझे अब इसके ऊपर लिखना है। अब मैं आपको डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर समझाती हूँ। डीएनए जो होता है वो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। चलो थोड़े कलर्स यूज़ कर देती हूँ, कभी तुम बोर हो जाओ। तो बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, और इसमें ऐसे लाइन बना देते हैं। ये लाइन क्या होता है? ये बॉन्ड्स होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। केमिस्ट्री भी पढ़ी है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वो होते हैं। तो बेसिकली डीएनए है पॉलीमर जो कि मोनोमर का बना है, और मोनोमर यूनिट का नाम है न्यूक्लियोटाइड। मतलब डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। कैसे है न्यूक्लियोटाइड?
मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके एक सेगमेंट को कर देती हूँ, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। और डीएनए की 2 स्ट्रैंड है तो दोनों तरफ बनाना पड़ेगा। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में भी कनेक्टेड है कि नहीं है? तो अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस न्यूक्लियोटाइड को थोड़ा सा और ओपन करके देखते हैं, इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है। न्यूक्लियोटाइड मेनली 3 चीज़ों का बना होता है। सेंटर में होता है शुगर, फिर होता है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, और फिर होता है फॉस्फेट ग्रुप। शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब इसको इसके अंदर फिट करके देखते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ऐसे होगा, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर। अभी तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, बस देखते जाओ जो मैं बना रही हूँ। अभी से मेरे को पता है तुम पूछने लग जाओगे मैम ये क्या बना दिया। हाँ, मैं कलर दूसरा लेती हूँ, रेड ये लेती हूँ। अच्छा, शुगर, जो ये शुगर होता है ये सेंटर में होता है और नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट ग्रुप दोनों साइड पे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आएंगे नाइट्रोजनस बेस, और ये हमेशा शुगर से कनेक्ट होगा, नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस। ओह सॉरी, इसको छोड़ो यार, मेरे को दोबारा रब करना पड़ेगा। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस 2 स्ट्रैंड है तो दोनों साइड प्रेजेंट होगा ना, तो इस साइड भी बनाओ। शांति। अब क्या होता है कि ये नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैंने बोला ना कि नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं। अगर मैं इसको ओपन करके देखूं तो ये नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। देखो, सिंप्लीफाई करती हूँ, और शुगर फॉस्फेट ये है एक नाइट्रोजनस बेस, फिर ये है एक नाइट्रोजनस बेस, फिर ये है एक नाइट्रोजनस बेस। तो ऐसे यहाँ पे तो वन न्यूक्लियोटाइड, आई हैव यूज्ड रॉन्ग टर्म, नॉट नाइट्रोजनस बेस, इट्स द न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है, और इसके दोनों स्ट्रैंड ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और वो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों का बना है, शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। शुगर फॉस्फेट ये बनाता है बैकबोन ऑफ द डीएनए, क्योंकि ये स्ट्रैंड के अंदर प्रेजेंट है। और जो नाइट्रोजनस बेस है ये स्ट्रैंड के बीच में ऐसे बॉन्ड बना रही है, तो ये ओवर हैंगिंग है, तो नाइट्रोजनस बेस नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि शुगर फॉस्फेट मेक्स द बैकबोन ऑफ द डीएनए। ये बैकबोन हो गया, और ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर गाइस? प्लीज कंफर्म मी इफ इट इज क्लियर। आई हैव टू मूव फर्दर। हाय मनुका, 9th क्लास में तो पढ़ लो बच्चे, एनी हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर यू। पढ़ी हुई कभी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। गाइस क्लियर ना? अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ क्लियर, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। बस शांति से पढ़ते रहो, मैं भी जीवन में आराम से चलती रहूँगी फिर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम्हें दर्शन कराती हूँ उसी न्यूक्लियोटाइड के। ये है शुगर, ये है नाइट्रोजनस बेस, ये है फॉस्फेट ग्रुप। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी। ट्रिक्स मतलब ये बताऊंगी कि एक्चुअल में आपको लर्न क्या करना है। स्ट्रक्चर तो पूरा लर्न करना ही करना है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है दैट आई विल टेल। तो सेंटर में है शुगर, ये है नाइट्रोजनस बेस, और ये है फॉस्फेट ग्रुप। तो जब डीएनए बनता है शुगर फॉस्फेट, ये तो बैकबोन में रहेगा और ये बाहर निकलता रहेगा। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि ओ माय गॉड कैसा डायग्राम है। तो एक काम करते हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों को अलग अलग से पढ़ते हैं, अलग अलग से समझते हैं कि शुगर क्या है, नाइट्रोजनस बेस क्या है, या फिर फॉस्फेट ग्रुप क्या है, वो कैसे देखते हैं। तो चलते हैं आगे फिर। ये मैं दोबारा दिखाऊंगी तुम्हें डायग्राम, चिंता मत करो तुम। पहले बात करेंगे फॉस्फेट ग्रुप के। अरे यार दिस वायर, ओके अब ठीक है। हाँ, तो फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? वैलेंसी तुमने पढ़ा ना, 3 होती है, ये होती है, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप जो होता है मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। तो फॉस्फेट ग्रुप इट कैन बी कनेक्टेड। एक्चुअल में ना ये फॉस्फेट, अगर फॉस्फेट को हम पी लिखते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो फॉस्फोरस है। फॉस्फेट इज ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, तो हम पी को ना ऐसे सर्कल करके लिख देते हैं। याद रखना, फॉस्फेट एक्चुअल में होता है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, H3PO4, हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बचा? PO4 3 नेगेटिव, तो ये होता है PO4 3 नेगेटिव। अब स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके देखते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप, रुक जाओ यार मेरे को जगह बनाने दो।
तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। तो एक ऑक्सीजन के साथ तो इसने बना लिया डबल बॉन्ड, बाकी 3 के साथ ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, फॉस्फेट ग्रुप। ध्यान से देख लो इसे, PO4 नेगेटिव को। अब मैं जो बात बताने वाली हूँ, फॉस्फेट ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। यही रीज़न है कि अल्टीमेटली DNA के ऊपर भी होता है नेगेटिव चार्ज। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं या बायो में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, DNA इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज into the electric medium because it has negative charge, because it has phosphate group in it, because it has negatively charged oxygen in it. This is phosphate group. Now let's talk about the next thing into the nucleotide. So guys, I am erasing this up. हो गया टैंग। अब देखते हैं दूसरी चीज़। क्या बोला था मैंने दूसरी चीज़? शुगर। सो बेसिकली यहाँ मैं DNA के साथ थोड़ा सा RNA के बारे में ब्रीफ आउट करूँ। DNA जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें न्यूक्लियोटाइड 2 चेन है, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड। जो RNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसमें एक ही चेन है, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड। दूसरी चीज़, अब जो लोगों को पता है ये उनके लिए, जिनको नहीं पता वो मैं बताने वाली हूँ। आप हमेशा से पढ़ते हो कि DNA के अंदर A में एक बॉन्ड विद T, C में एक बॉन्ड विद G और RNA में A विद U। RNA में A बॉन्ड जो है U के साथ बनाता है, इट इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग। सिंगल स्ट्रैंडेड है, A को कोई किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। हाँ, अगर बनाना पड़ा तो वो U के साथ ही बनाएगा। तो RNA सिंगल स्ट्रैंड है, बट आपस में ये लूप्स बना लेता है कि आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल गए, तो वो अलग अलग शेप आती हैं जो मैं आपको RNA में पढ़ाऊंगी। और दूसरी चीज़, DNA में हम पढ़ते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हम RNA को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड में ये जो नाम है ना, डीऑक्सी और राइबो, ये शुगर के नाम। एक में है डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक में है राइबोज शुगर। मैंने पहले भी बोला था, इस वर्ड इट मीन्स ऑक्सीजन इज एब्सेंट समवेयर। नाउ वेयर, लेट मी शो यू इन द डायग्राम। तो बेसिकली होता क्या है, तो डीऑक्सीराइबोज में देखो, तुमने शुगर का पढ़ा है ना केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज का पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है आपने बायोमॉलिक्यूल्स में, तो आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर की पायरेनोज फ्यूरेनोज फॉर्म होती है। तो जो ये है फ्यूरेनोज फॉर्म है, 5 मेंबर्ड रिंग वाली है। 5 मेंबर्ड रिंग में 1 2 3, मतलब एक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम ऐसे क्लोजली पैक करके रख देते थे। यही तो करते थे ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना जाके। तो अभी ये है रिंग फॉर्म, इतना याद रखो। हमने एक ओपन चेन स्ट्रक्चर को ऐसे रिंग फॉर्म में लिखा है क्योंकि इंटरनल बॉन्डिंग बन जाती है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये ग्लूकोज नहीं है, मैंने ग्लूकोज को रेफर किया कार्बोहाइड्रेट में, इट इज़ अ राइबोज शुगर। इसमें 5 मेंबर होते हैं और इसे बुलाते हैं पेंटोज शुगर। एक ऐसी शुगर जिसमें है 5 मेंबर्ड रिंग, पेंटोज शुगर। तो ये है पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन है, 4th के साथ ही 5th अटैच है, ठीक है। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है 2nd कार्बन की। इसके 2nd कार्बन पे टेक्निकली OH ग्रुप होना चाहिए, बट यहाँ हाइड्रोजन है, तो दिस इज 2-डीऑक्सीराइबोज 2nd कार्बन पे। जबकि इसके इसमें 2nd कार्बन पे OH है, तो दैट इज राइबोज। तो अब न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको यही दिखाया था शुगर है, तो ये होती हैं पेंटोज शुगर होती है, 5 मेंबर्ड रिंग, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। बस इतना ही बताना है, तुम बस इतना याद रख लो। अगर पेपर में आ भी जाए तो पूरा प्रॉपर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर ना, 2nd कार्बन दिखा दो बस, बाकी सब पे लाइनें दिखा दो इनकेस बनाना पड़े तो। नोट डाउन कर लो, करना है तो मैं पानी पी लूँ। बात सुन लो, ये समित बात सुन लो। थैंक्स मैम, हाय, मोस्ट वेलकम। खुबी सिंह, हु इज दिस? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पानी पी लूँ, रुको। हाँ, आज तो कैमरा के ऊपर आ रही हूँ, सब देख रहे हो, तुम पानी पीते हो। हाँ, 2000 नीट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में? DNA पूरा इंपॉर्टेंट है विवेक, कुछ भी मत छोड़ना, DNA तो खा पी के जाना।
चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोस राइबोस की कहानी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। गाइस नाइट्रोजनस बेसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे देख के घबरा जाते हैं, बट मैं आपको इतना बोलूँगी अगेन, घबराना नहीं है, सिर्फ उसको पहचान लो। पता है मेरे को पर्सनल लाइफ में लोग मिलते हैं तो मैं बोलती हूँ कि मुझे किसी के नाम याद नहीं होते अनटिल अनलेस मुझे उससे कोई काम पढ़ने वाला होता है, मुझे तभी नाम याद रहते हैं कि ऐसे काम पढ़ सकता है। चलो नाम पर्सनली बता रही हूँ, बट अब तुमने सुन लिया। हाँ, तो ऐसा ही करो अपने सब्जेक्ट के साथ, थोड़ा जान पहचान बना लो। ये नहीं कैसे हवा से देख लिया, थोड़ा उसको देखो 2 मिनट प्यार से, अपना अपना सा लगेगा। अच्छा ये है, इतना देख लो कि MCQ में मान लो ऑप्शन आगे देख के याद तो आ जाए कि अच्छा तो वही था, पहचान जाओ देख के। MCQ में इतना तो सपोर्ट मिल जाता है, सरप्राइजिंग आंसर नहीं करना होता कि हाँ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, होगा सामने, तुम्हें पहचानना है बस, तो इतना उसको याद कर लो। सो बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस हैं ऐसे स्ट्रक्चर, लिटिल बेसिक प्रॉपर्टी, बट उसके रिंग में है नाइट्रोजन। देयर आर मेनली 2 नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूराइन एंड पायरिमिडिन। प्यूराइन ये 2 टाइप का होता है। प्यूराइन जो है ये 2 टाइप का होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। सॉरी गाइज, पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, तो प्यूराइन जो होता है ये 2 टाइप का होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। और जो पायरिमिडिन होता है ये 3 टाइप का होता है, यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन। अब आपको पता है ना ये चीज़, मैं दोबारा बता रही हूँ। जो DNA होता है इसके अंदर होता है प्यूराइन एंड पायरिमिडिन में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, मतलब ATCG। अच्छा, जो RNA है उसके अंदर होता है एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। और आपको बॉन्ड भी पता है ना कि A में बॉन्ड विद T, C विद G, दैट आई विल टेल यू अगेन लेटर। तो अभी के लिए तुम इतना याद रखो कि जो पायरिमिडिन है दैट इज़ अ 1 रिंग, एक ही रिंग होती है, और एक रिंग में होते हैं 6 मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6, 1 रिंग विद 6 मेंबर। एंड इसके 3 टाइप हो गए। जो प्यूराइन है इसमें है 2 रिंग, एक है 6 मेंबर्ड रिंग और एक है 5 मेंबर्ड रिंग, 2 रिंग है, ठीक है। अब जो पायरिमिडिन है ये यूरासिल और थायमिन का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही डिफरेंस है। कहाँ? यहाँ पे। ये कौन सी नंबर है? 5th पोजीशन। 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है। अगर हम केमिस्ट्री IUPAC नाम से देखें, वी ऑल्सो कॉल इट एज 5 मिथाइल यूरासिल। सॉरी किस लिए कि मैंने इसको बुलाते हैं 5 मिथाइल, क्योंकि वो IUPAC नेम से हो गया ना कि 5th पोजीशन पे मिथाइल है और यूरासिल जैसा स्ट्रक्चर है, सो 5 मिथाइल यूरासिल, सेम स्ट्रक्चर है, इतना याद रखो। उसके बाद जो साइटोसिन है इसमें देखो कुछ भी नहीं है, सेम स्ट्रक्चर है, बट जो 4th पोजीशन है, 4th पोजीशन पे NH2 ग्रुप है। तो आपको पोजीशन याद रखनी है कि इसके रिंग में उस साइड NH2 था या कीटोन ग्रुप था, इतना याद रखो बस, पूरा मत लर्न करो, इतना याद रख लो काफ़ी है। उसके बाद प्यूराइन को देखो प्यार से, तो प्यूराइन में क्या है? एडेनिन एंड ग्वानिन। अब ये देख रहे हो पोजीशनिंग, यहाँ पोजीशनिंग लिखी हुई है, तो एडेनिन और ग्वानिन में यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, कौन से पे? 6th पोजीशन पे, और यहाँ पे NH2 ग्रुप है, और यहाँ पे 2nd पोजीशन पे, ये 2nd पोजीशन है, ये 6th पोजीशन है ना। अच्छा, तो यहाँ पे 2nd पे NH2 और यहाँ कुछ भी नहीं है। सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर द पोजीशनिंग एंड द फंक्शनल ग्रुप। बहुत है इतना, मैं बता रही हूँ स्ट्रेस करके। स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो इस इमेज को, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी। जैसे मैंने बोला कि न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि जो शुगर फॉस्फेट होता है ना, बॉन्ड बनाता है आपस में, और नाइट्रोजनस बेस साथ में होता है। तो नाइट्रोजनस बेस का कौन सा नाइट्रोजन या कार्बन न्यूक्लियोटाइड में अटैच है, दैट आई हैव टू टेल यू, ठीक है। आई थिंक यू आर गुड टू गो गाइज। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा गाइज, आई थिंक आई हैव टू प्ले योर वीडियो फ्रॉम अनदर फ़ोन ऑल्सो। इसकी बैटरी ख़त्म हो रही है टैब की, 1 सेकेंड रुको यार, कितना बैटरी खाता है बे। अच्छा ले लिया ना स्क्रीनशॉट, में क्लीन कर देती हूँ इतने में। अच्छा ठीक है गाइज, आई हैव अनदर स्क्रीन विद मी, मैं टैब बंद कर देती हूँ।
आई हैव अनदर सिस्टम विद मी। ओके चलो, सो गाइज मैं इसको फटाफट से क्लीन करती हूँ, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ने के लिए। ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड को दोबारा प्यार से। सो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों चीज़ें हैं। आप तुम्हें देख के थोड़ा अपनापन लग रहा होगा क्योंकि तुमने 1 बाय 1 चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ये देख रहे हो PO2 नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन गए यहाँ पे, तो वो 3 नेगेटिव नहीं रहा। तो बॉन्ड बनने के बाद कुछ तो चेंजेस आएंगे ना। हाँ, तो ये है शुगर और ये है नाइट्रोजनस बेस। शुगर में नाइट्रोजनस बेस के साथ कनेक्टेड है एक और चीज़, जो ये बॉन्ड है ना शुगर के साथ फॉस्फेट का, इसको बुलाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये वाले बॉन्ड को। और जो ये बॉन्ड है जहाँ नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसे बुलाते हैं ग्लाइको, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आ गया ना, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये है कार्बोहाइड्रेट। ये बॉन्डिंग ज़रूर याद कर लेना भाई, सच बता रही हूँ, कभी कभी MCQ ऐसे आ जाते हैं जहाँ तुमसे बॉन्ड वर्ड मेंशन होगा, तुम ढूंढते ही रह जाओगे बॉन्ड है कहाँ, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये यहाँ पे चाहे प्यूरिन हो पैरिमिडिन हो, तुम्हें एक और चीज़ याद रखनी है कि ये वाला कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन है, बताया था ना मैंने तुम्हें शुगर की, उसमें दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो ये फर्स्ट कार्बन यहाँ की कौन सी पोजीशन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। प्यूरन के केस में अलग होगा, पायरिमिडिन में अलग होगा। तो इसमें होता है C1N1 बॉन्ड, सॉरी N1 है ये, छोड़ो पड़ा, दोबारा लिख रही हूँ, C1N1 बॉन्ड, C1N1 बॉन्ड, C1N9 बॉन्ड। अब देखते हैं कि ये बॉन्ड प्यूराइन में है या पायरिमिडिन में है। तो ये देखो ये कौन सी पोजीशन है और प्यूराइन में कौन सी है, दैट पोजीशनिंग इज इंपॉर्टेंट। तो C1, ये तो C1 है, ये दोनों केस में C1 है, ये 2 नहीं, ये 1 है, दोनों में C1 है, बट ऊपर वाला क्या है, मैं फिर से तुम्हें वो दिखाती हूँ, प्यूराइन पायरिमिडिन। आई एम जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन एंड आई एम क्लीनिंग दिस अप। सो बेसिकली मैंने जो दिखाया था ये यहाँ पे, तो ये देख रहे हो ये N1 है और ये है N9। तो अगर उसमें पायरिमिडिन है तो C1N1 बॉन्ड होगा, क्योंकि इसके पास है नहीं N9, N9 तो है ही नहीं, इसके पास एक ही तो रिंग है 6 मेंबर वाली, और ये है C1N9 क्योंकि ये उस शुगर के C1 से मीट करता है, ये N9 उस पर अटैच होती है। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना। एक और चीज़ मैं इरेज कर देती हूँ, लेट मी मूव नेक्स्ट। ये देखो ये N9 है, ये अभी थोड़ा अपना अपना लग रहा होगा। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो अब बस इतना करना कि किसी भी डायग्राम को देख के घबराना नहीं है, सिर्फ उसको इजीली समझने की कोशिश करनी है। जब भी आप समझते हुए स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक, बहुत प्यार से समझ आ जाएगा। अब देखो ये डायग्राम देख के लग रहा हो ओ गॉड क्या है, बट क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। 1 न्यूक्लियोटाइड, ये देखो ये है 1 न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ पॉली मतलब मैनी, पॉलीमर, पॉली न्यूक्लियोटाइड तो मैनी, सो पॉली न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ DNA या RNA है, क्योंकि DNA तो डबल स्ट्रैंडेड होगा, इसके साथ एक और बॉन्ड बनाएगा, RNA होगा सिंगल स्ट्रैंड होगा। तो अभी ये सिंगल स्ट्रैंड है, बट अभी मैं आपको पॉली न्यूक्लियोटाइड दिखा रही हूँ। ये 1 न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये एक और है, ये एक और है, देख रहे हो। तो बेसिकली ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये भी फॉस्फो, कि एक्चुअली क्या होता है कि ये देखो ये है फर्स्ट कार्बन, ये है N9, ये है 4th और 5th कार्बन, तो ये 4th कार्बन है और वो ऊपर वाली 5th, बट यहाँ पे ये है 3rd कार्बन, तो ये 3rd कार्बन फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है और ये 5th कार्बन, मतलब बॉन्ड होता है 3rd और 5th के बीच में, कि ऊपर वाले की शुगर का 3rd कार्बन, नीचे की शुगर का 5th कार्बन, थ्रू फॉस्फेट बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। तो DNA के अंदर क्या होता है, 3rd और 5th का बॉन्ड होता है, ऊपर की शुगर का 3rd, नीचे की शुगर का 5th, ऊपर की शुगर का 3rd, नीचे का 5th, बीच में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, आपस में बॉन्ड बना रहा है, और इधर नाइट्रोजनस बेस है। तो बेसिकली यही तो नाइट्रोजनस बेस है जो दूसरे वाले नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा। A make bond with T, A it make
A it make bond with T and C it make bond with G. पर मैं ये क्वेश्चन 11-12 में पूछती हूँ, ये डबल एंड ट्रिपल लाइन है क्या? यू वोंट बिलीव, मुझे बच्चे बोलते थे मैम ये डबल ट्रिपल बॉन्ड है. नहीं है, इट इज़ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज़ नॉट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज़ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन एक अपने से स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो कि खासकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ बॉन्ड बनाता है. तो ए मेक बॉन्ड विथ टी, इसमें इसका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. वो कैसे बनाते हैं दैट आई विल शो. बट आरएनए है तो यूरासिल होगा और राइबोस शुगर होगी, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस होगी और वहाँ पे थायमिन होगा. सिंपल. ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड. लेट्स मूव फर्दर. लेट मी रीड योर कमेंट देन आई प्रोसीड. मैम डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. हाँ प्रिया, नाइस. 3535. विवेक दुखी हो गया, कितना बैटरी खाता है. वे बेटा पढ़ाई के लिए बैटरी तो लगानी पड़ेगी, चार्जिंग भी, और खुद की बैटरी भी चार्ज करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना है. मैम Y80 एक्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन है कि Y80 एंड YCG ज्योमेट्रिकली ओरिएंटेशन हम उसका देखें तो दीज आर द बेस्ट फिटिंग मॉलिक्यूल्स. एक दूसरे के साथ ये बेस्ट फिट करते हैं, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड, इनकी ओरिएंटेशन. क्योंकि जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें केमिस्ट्री और बायोमॉलिक्यूल्स देखते हैं ना, तो आप एक मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री देख रहे हो तो केमिकली हम देखें तो एक दूसरे के साथ फिट होते हैं. ये सी जी के साथ नहीं, मतलब सी जी के साथ है बट ए जी के साथ नहीं बना सकता बॉन्ड, वो फिट ही नहीं होंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री साइड वो नहीं मिलेगा. दैट इज द रीजन. ठीक है, आई थिंक सबके कमेंट्स हो गए. मैं आगे बढ़ती हूँ. मैम 7th का पढ़ाइए प्लीज़. मनीषा मेरे को टॉपिक के नाम भेज देना. आपके पास पता है इंस्टा सॉल्व यूज़ कैसे करते हैं? ज़रूर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. ठीक है, मैं अब आगे बढ़ रही हूँ. सो बेसिकली गाइज लेट्स मूव फर्दर. थोड़ा और टॉपिक पढ़ते हैं. अब हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं. मतलब पहले भी डीएनए पढ़ते थे, अब थोड़ा हम डीएनए को थोड़ा प्यार से देखेंगे. ये है डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड बॉन्ड, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर. ये है उसका ओपन, मतलब क्या था इसमें? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट. लेकिन ये शुगर से अटैच है तो ए मेक बॉन्ड विथ टी. देखो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रैंड हैं और इसके अंदर ये है 1 न्यूक्लियोटाइड, ये है अनदर न्यूक्लियोटाइड, ये है अनदर न्यूक्लियोटाइड. ऐसे ही होता है ना. तो बेसिकली अब देखो ए मेक बॉन्ड विथ टी, अगर इनका ओरिएंटेशन देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड. ऐसे सी एंड जी ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि दे मेक 2 and 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. नंबर अगेन आई एम रिपीटिंग. अब जब भी आप डीएनए के फीचर्स लिखते हो ना स्ट्रक्चरली, तो हम बोलते हैं कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल नेचर की होती है. अब हम ये समझते हैं कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं. तो डीएनए स्ट्रैंड it used to be anti-parallel in nature. एंटी पैरेलल देख रहे हो, एरो भी ऊपर नीचे लगाया है. एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? एंटी पैरेलल का मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड आपस में उल्टी डायरेक्शन में चल रही हैं. कैसे? वो डिसाइड करता है शुगर जो कि बॉन्ड बना रहा है. मैंने बोला था 3-5-3-5 बॉन्डिंग है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 5th बॉन्ड जो 5th कार्बन है दैट इज फ्री एंड नॉट मेकिंग बॉन्ड विद एनीथिंग. यहाँ पे 3rd नॉट मेकिंग बॉन्ड. ऐसे ही यहाँ पे 5th और वहाँ पे 3rd. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द शुगर विच इज फ्री एंड नॉट मेकिंग बॉन्ड. सो दैट इज व्हाट एंटी पैरेलल नेचर इज. ठीक है, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी. और जितने भी पॉइंट्स मैं डीएनए के बारे में बता रही हूँ गाइज, दे आर ऑल अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली हाँ, तो अब देखो मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव. यहाँ एक और चीज़ लिखी है. डीएनए की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ अभी मैं आपको. ये मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव क्या है? जो स्ट्रैंड है ना आपस में कैसे टिल्ट हो रहा है, एंगल बना रहा है. मतलब ये लगा लो शुगर फॉस्फेट का एंगल है. शुगर फॉस्फेट आपस में जो स्ट्रैंड है वो कैसे एंगल बना रही है बॉन्ड. तो वो अगर बड़ा एंगल आएगा तो मेजर ग्रूव है. ये स्ट्रैंड शुगर फॉस्फेट बड़ा एंगल बना रहा है, छोटा है तो माइनर ग्रूव बनाएगा. सो ऑल एंगल्स टिल्टिंग है उसके बेसिस पे होता है. अब हम बात करते हैं डीएनए की कॉन्फ़िगरेशंस की. डीएनए अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी डिमेंशंस क्या हैं? लेट्स टॉक मोर अबाउट द डीएनए. हाँ, डीएनए खत्म होने वाला टॉपिक एज अ टॉपिक, बट बहुत सारी चीज़ें हैं डीएनए के बारे में. आई एम टेलिंग यू गाइस. अच्छा एक सेकेंड ना, मैं पहले क्लियर कर दूँ फिर बताती हूँ. तो ये है डीएनए की प्रॉपर्टीज़, कॉन्फ़िगरेशन.
एक डीएनए होता है ना, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2 नैनोमीटर, ऑल्सो 20 एंगस्ट्रॉम। फिजिक्स में पढ़े हैं ना, कन्वर्जन नहीं पढ़े तो बेटा अभी जाके फिजिक्स भी पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसके बाद ये 3.4 क्या है, ये है एक 1 कंप्लीट पिच, सॉरी ये पिच लिखा है यहाँ पे, या फिर बोलते हैं 1 कंप्लीट टर्न, ऐसे। 1 कंप्लीट टर्न का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि नथिंग, जैसे मान लो कि कोई सर्कल है, साइकिल ऐसे बैंगल लगा लो, बैंगल प्लास्टिक की, वो बैंगल है ऐसे, और मैंने उसको तोड़ दिया, उस बैंगल को ऐसे तोड़ दिया, तो वो ऐसे टर्न हो रही है ना, ऐसे हो जाएगी, वो ऐसे तोड़ दिया बीच में से तो ऐसे हो जाएगी। दैट इज़ 1 कंप्लीट टर्न, कि मैंने उसको मिलाया तो वो एक कंप्लीट साइकिल बना रहा है, तोड़ा तो वैसे एक टर्न बना, दैट इज़ 1 कंप्लीट टर्न। तो वो 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते रहना। इसके बाद 0.34 क्या है, 0.34 है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस पेयर, एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस पेयर, मतलब जैसे तुम देखो सी जी के साथ बॉन्ड बना रहा है AT, इसके बीच का जो डिस्टेंस है नाइट्रोजनस बेस पेयर की, एक बॉन्ड ये है, इसके ऊपर एक और है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, नेचर में डीएनए बहुत सारे तरीके के होते हैं। हम जो वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए पढ़ते हैं वो है राइट हैंडेड हेलिक्स, जो कि टर्न करता है तो राइट साइड पे राइट, तो उसको बोलते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड। लेकिन नेचर में लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं, नेचर में बहुत सारे टाइप के डीएनए होते हैं। हाँ, लेकिन एक और चीज़, 80% ऑफ द नेचर जो वॉटसन एंड क्रिक ने किया एक्सप्लेन वही है, उस डीएनए को बुलाते हैं बी डीएनए। पेपर में आ जाए कि वॉटसन एंड क्रिक ने कौन सा डीएनए एक्सप्लेन किया तो दैट वाज बी डीएनए। इसके अलावा बहुत सारे टाइप के डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जी डीएनए, ई डीएनए, बहुत सारे टाइप के हैं। बट आपके सिलेबस में 3 डीएनए जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उनका बेसिक डिफरेंसेस आपको बताऊंगी। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अब तक हाय हेलो चल रहा है यहाँ पे, हैं? सुन लो भाई, चलो जो लोग सुन रहे हैं बहुत प्यार से, बड़ी अच्छी बात है, बहुत हेल्प मिल रही है मुझे भी और तुम लोगों को भी, शायद मेरे से, शायद नहीं, आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि नीट का टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी मैं क्या शायद बोलूँ। अब अच्छा, चारगर्फ रूल रह गया क्या कि बाद में बताऊंगी, पहले मैं ये बताऊंगी, चारगर्फ रूल पे बाद में आऊँगी। I'll move to the last PPT। तो A, B and Z DNA है, जो B DNA ये सारा उसने एक्सप्लेन किया था। अच्छा, जो उसका डायमीटर है ना 20 एंगस्ट्रॉम है, 23.7 है अप्रॉक्सीमेटली, अगर 20 भी लिखा होता है तो यू कैन रिकॉग्नाइज इट, क्योंकि इसके आसपास किसी का भी नहीं है, और ये राइट हैंडेड है। इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है एंटी, हाँ वो एंटी क्या है बाद में बताती हूँ, पहले सबके ही देख लो तुम। एक काम करते हैं 1 by 1 सारे पॉइंट करते हैं। राइस पर बेस पेयर, वो एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे, उसके बीच का जो डिस्टेंस था, तो इसमें 3.4 है, इसमें कम होता है, उसमें ज़्यादा होता है। इसके बाद हेलिक्स डायमीटर, इसका ज़्यादा है ना, ये एकदम ब्रॉडेस्ट होता है, और 25 उसका कम है, तो वो नैरोएस्ट है। और जी डीएनए जो है ना वो जिगजैग, उसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, इसीलिए बोलते हैं। हाँ, तो स्क्रू सेंस बता दिया, वो सबसे लेफ्ट हैंडेड है, बाकी सब राइट हैंडेड होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंटी ऑल्टरनेटिंग एंटी एंड सिंक। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो तुम्हें पता है कि जो शुगर है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ जो बॉन्ड बनाती है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं ना। व्हाट इज एंटी एंड सिंक, नीचे डेफिनेशन लिखी है, मत पढ़ो, अगले डायग्राम में बताती हूँ, मेरे पास है डायग्राम, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, अगले स्लाइड में मैं एंटी सिंक बताती हूँ। बेस पर टर्न है, वो बेस पर टर्न था ना। अच्छा हाँ, एक और चीज़ें मेंशन नहीं किया मैंने, जैसे 1 कंप्लीट टर्न है ना ऐसे, इसके अंदर A, T, C, G, G, G जो भी है बॉन्ड बना रहे, 10 अप्रॉक्सीमेटली नाइट्रोजनस बेस पेयर बनते हैं। 10 टाइम A, T, C, G, G, C, A, T, 10 टाइम। तो इसमें 10.4 है टू बी वेरी एक्यूरेट, उसमें 12 है, इसमें 11 है, कि ये एक कंप्लीट टर्न है, इसके बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ये वो है। इसके बाद पिच पर टर्न ऑफ द हेलिक्स, पिच पर टर्न ऑफ द हेलिक्स क्या है, हाँ ये वही है ना हेलिक्स, एक कंप्लीट टर्न। ये एंगस्ट्रॉम वैल्यू लिखी है इन्होंने, कभी कंफ्यूज हो रहे हो तो, एंगस्ट्रॉम वहाँ नैनोमीटर पे था, ठीक है। अच्छा चलो वही लर्न कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो टिल्ट ऑफ द बेस पेयर फ्रॉम परपेंडिकुलर टू हेलिक्स, तो टिल्ट ऑफ द बेस पेयर की मतलब ये परपेंडिकुलर है और इस पे बेस पेयर कितना एंगल बना रहा है,
क्योंकि हिलिक्स का पूरा एक्सिस है ना, इसके साथ क्या बॉन्ड बना रहे हैं वो है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, सेव कर लो इसे। फिर मैं आपको एंटीनिसिन बताती हूँ। हमारे यहाँ दूसरे मिस्टर इंडिया आ चुके हैं सपोर्ट के लिए, थैंक यू मिस्टर इंडिया। आपकी इसकी बैटरी डेड हो गई है, अब ले लीजिए, इट्स ओके। मैम बहुत नेट खा रहा, क्या दुख है खूबी सिंह, अरे इट्स ओके यार, पढ़ाई हो रही है ना, पढ़ो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत फ्री डेटा मिल जाता है आज के टाइम पे, डेटा को मत रो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या था यार, एक तो 70 ऑप्शन है इसमें। हाँ अब मैंने क्या बताना था तुम्हें, हाँ एंटीसिन बता देती हूँ, मैं लिखूंगी नहीं इसके ऊपर अभी। एंटीसिन में क्या है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है और ये शुगर आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसका एंगल क्या है। अगर इसमें ये बाहर की साइड है तो दैट इज एंटी, और अगर बाहर की साइड मतलब इसका पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर जैसे बाहर की साइड है, अगर ये अंदर की साइड है तो दैट इज सिन। तो बस यही है एंटीसिन। एक में एंटी था, एक में सिन था, और एक में एंटी सिन बोथ था, ऐसे ही था ना। अच्छा चलो ठीक है गाइज, दिस इज इट नाउ। एंटी है यार, सॉरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चारगफ रूल। डीएनए पढ़े और चारगफ ना पढ़े, ऐसे हो सकता है। सो बेसिकली गाइस, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, और मुझे कंफर्म कर दो क्लियर है कि नहीं। वैसे डाउट होते तो तुमने कमेंट में डाल दिए होते, और जो डाले हैं दैट आई हैव रिप्लाइड। नहीं भी है तो प्लीज़ बाद में वीडियो दोबारा देख लेना, छोटे मोटे डाउट्स मैं अभी ले लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब मेरी बात सुनो, जहाँ डीएनए की बात हो वहाँ एरविन चारगफ की बात ना हो, नहीं हो सकता। वॉटसन एंड क्रिक ने इतनी मेहनत करी, एरविन एंड चारगफ ने प्यार से बैठ के उसको पढ़ा, एटीसीजी को पढ़ा, नाइट्रोजनस बेसिस को पढ़ा, कितने नंबर में प्रेजेंट है, कैसे बॉन्ड बना रहा है आपस में। तो बेसिकली गाइस चारगफ ने उन काउंट को पढ़ा, कितने ए है, कितने टी है, कितने सी है, कितने जी है, एक स्पीसीज में कितना, दूसरे में कितना। तो इट वॉज गिवन फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इन केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए अब रूल्स बता रहा है, प्यूराइन अमाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू पैरामिडिन। एक बात कान खोल के सुन लो, आपके नीट एग्जाम में एरविन चारगफ के रूल के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ए इतने हैं तो टी कितने होंगे, सी इतने हैं तो जी कितने होंगे, इतने परसेंट डीएनए में ये है तो इतने में क्या होगा। तो यहाँ से वो आइडिया लेना है कि ये इतना है तो इसके बराबर ही होगा। बहुत ईजी होते हैं न्यूमेरिकल, बहुत, क्योंकि काउंट प्यूराइन हमेशा पैरामिडिन के इक्वल होगा, मतलब एडेनिन गुआनिन सी टी के इक्वल होगा ऐड करके, और A प्लस टी विल इक्वल टू G प्लस सी, क्योंकि एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही तो थायमिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही तो ग्वानिन होगा, ठीक है। उसके बाद ये है प्यूराइन और ये है पैरामिडिन। प्यूराइन और पैरामिडिन की रेशियो इज 1। हाँ बट दैट इज फिक्स फॉर वन स्पीसीज, चाहे वन है बट फॉर अदर स्पीसीज लाइक एक स्पीसीज के लिए डिफरेंट होती है बट अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग होती है। दैट इज एरविन एंड चारगफ। मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूँ गाइज, देन आई प्रोसीड फर्दर। आई एम डन विद चारगफ रूल। वैसे कौन सी क्लास चल रही है बेटा, बड़ी लेट आए हो आज। बायो की क्लास चल रही है बहुत दिनों के बाद। अरे कोई बताए, मैं बता रही हूँ ना मैम 50% ना। हाँ प्रिया, लेकिन नहीं 50% नहीं कह सकते इसको। जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कि एक डीएनए है उसमें 40% प्यूराइन है, तो बाकी 100% काउंट करके चलना है ना, तो 60% वो होगा। ये फिक्स फॉर अ स्पीसीज है, यहाँ काउंट करते हैं इसको उस पर, ये स्पीसीज के लिए है, इसको उस रेशो पे मत लेके जाओ। डीएनए के न्यूमेरिकल आते हैं तो अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं अब क्लीन कर रही हूँ इसको। आई एम मूविंग फर्दर नाउ गाइस। मुझे इसके न्यूमेरिकल वैसे डालने चाहिए थे, चलो ठीक है, बाद में बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो उसमें डाल दूंगी मैं। सो गाइस लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। आई एम डन विद ऑल द डीएनए स्टोरी। हाँ मैं आरएनए पढ़ाने वाली हूँ, तो तुम लिख लो जो लिखना है, बट मैं पानी पी लूँ पहले फिर पढ़ते हैं। अब आरएनए पढ़ते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए से पहले एक चीज़ बता दूं, सेंट्रल डोग्मा वर्ड सुना है? क्रिक ने दिया था वर्ड सेंट्रल डोग्मा।
सेंट्रल डोग्मा में हम ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में हम बोलते हैं कि डीएनए इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, डीएनए ये कर रहा है, डीएनए वो कर रहा है, बट डीएनए कैसे कर रहा है, डीएनए कैसे हमारी बॉडी में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, उसका प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा कि मेरे सेल्स में डीएनए प्रेजेंट है। सबसे पहले वो डीएनए से आरएनए बनाएगा, वो बनाएगा डीएनए से आरएनए, उसको बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये टॉपिक। फिर बनता है आरएनए से प्रोटीन, वो आरएनए जाके फिर प्रोटीन बनाता है। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें हमारी बॉडी में सब कुछ प्रोटीन है, हमारे हार्मोन्स, एंजाइम्स, हेयर, नेल, स्किन, टीथ, बोन, एवरीथिंग इज प्रोटीन। तो सबसे पहले बनता है डीएनए से आरएनए, फिर बनता है आरएनए से प्रोटीन। ऐसे डीएनए हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। मतलब जहाँ डीएनए आया उसके अंदर एक कोड है, डीएनए के अंदर कोड है। वो कैसे कोड है? नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस में। वही एटीसीजी जो मैं बार बार बोलती आई हूँ, एटीसीजी, हाँ, उससे बनेगा आरएनए, फिर उस आरएनए से बनेगा प्रोटीन। मतलब डीएनए की उस कोड को आरएनए ने पढ़ लिया और उसको प्रोटीन में कोड कर दिया, उसको इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, सो बेसिकली ये कहानी है। ये सिर्फ डीएनए की आरएनए की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आरएनए के टाइप्स पढ़ाती हूँ। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, आरएनए न्यूक्लियस में बनता है, आरएनए क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है प्लांट में। तो आरएनए हर जगह है। आपको पता है आरएनए जेनेटिक भी हो सकता है और नॉन जेनेटिक भी। हमारी बॉडी में नॉन जेनेटिक है क्योंकि वो प्रोटीन बना रहा है। अगर जेनेटिक का मतलब है कि डीएनए वाला काम आरएनए कर रहा है। बहुत सारे वायरसेस जो होते हैं ना, उनमें डीएनए जेनेटिक होता है, और बहुत सारे वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें आरएनए भी जेनेटिक होता है। वही सेम जेनेटिक वाला काम कुछ में डीएनए करता है, कुछ में आरएनए करता है, बट हमारे में तो डीएनए कर रहा है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को आरएनए पढ़ लेता है। समझे? आरएनए दो टाइप का होता है, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक। जेनेटिक है तो वो जेनेटिक वाला काम करेगा, डीएनए की जगह काम कर रहा है, और वो वायरसेस में होता है। अगर नॉन जेनेटिक है वो हमारे अंदर है, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और आरएनए 3 टाइप का होता है। सो बेसिकली आरएनए जो होता है, नॉन जेनेटिक की बात करिए, 3 टाइप का होता है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अब एक चीज़ याद रख लो, जो ये क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड, प्रोटीन होते हैं, अमाइनो एसिड के बने होते हैं। तो ये आरएनए अमाइनो एसिड को लेके आएंगे प्रोटीन बनाएंगे। ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा, ये उठाएगा अमाइनो एसिड को लेके जाएगा। मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज है कि कौन सा अमाइनो एसिड लेके आना है। और जो राइबोसोमल आरएनए, एक्चुअल में ये राइबोसोम ही है जो पड़ा है सेल में, हाँ, बट इस पे सारे आरएनए साथ में आ जाते हैं तो उसको राइबोसोमल आरएनए बुलाते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए लोकेशन है जहाँ प्रोटीन बनेगा। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। हाँ, राइबोसोम बहुत जगह होता है, अभी तो बताया। हाँ, एनीवेज, तो ये है राइबोसोम। इसके ऊपर ये मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेके आया, और ये ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड को लेके आया। ये है ट्रांसफर आरएनए, ये है अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड को लेके आया। ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लाएगा राइबोसोम के ऊपर, फिर राइबोसोम के ऊपर बॉन्ड बनेंगे अमाइनो एसिड के बीच में, फिर वो चेन बनती जाएगी और वो निकलते जाएंगे। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आ रहा है कि कौन सा राइबोसोम आने वाला है, अब कौन सा आएगा, कौन सा आएगा। तो ऐसे ना, जैसे मैसेंजर आरएनए होता है, मुझे लग रहा है मैं सब वायर्स के बीच में हूँ। हाँ, तो ऐसे होता है जैसे मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर राइबोसोम घूम रहा है, मैसेज पढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोड है पूरा, ये उस कोड को पढ़ता जा रहा है, और अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड आते जा रहे हैं। तो ये 3 टाइप के हैं आरएनए। तो बस मेरे को यही पढ़ाना है, ये 3 टाइप के। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की मैं स्ट्रक्चरली बात करूँ, कुछ नहीं है, इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल, जैसे डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड था, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, सिंगल स्ट्रैंडेड, बस इसमें वो सीक्वेंस प्रेजेंट है। अकेला है, कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, एटीसीजी, सॉरी टी नहीं आएगा, यू आएगा, AUCGGUA, जो भी है ये सीक्वेंस आएगी। और ये राइबोसोमल है, ट्रांसफर आरएनए ये है। तो राइबोसोमल तो नॉर्मल राइबोसोम है, और उसके ऊपर ये EPA जो लिखा है ना, EPA लोकेशंस होती हैं। एक्चुअली हमने राइबोसोम के ऊपर ना लोकेशन को ऐसे लिख दिया है कि ये जगह इसकी है, ये जगह इसकी है, किसकी, बॉन्ड बनाने की, कि A से ये अमाइनो एसिड एंट्री करेगा, E से एग्जिट करेगा, P पे बॉन्ड बनेंगे,
पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो ये राइबोसोम के ऊपर हमने जगह को कर दिया लोकेट। तो बेसिकली ये कहानी है। मैसेंजर आरएनए पता चल गया, राइबोसोमल पता चल गया, ट्रांसफर आरएनए थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैंने अलग से इमेज डाला है जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज कंफर्म एवरीवन क्लियर। अच्छा, बहुत बड़ा ओके आ रखा है, इसका मतलब क्लियर, थैंक यू। व्हाट इज आरएनए? आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल इन सम बट नॉट इन ऑल। अमाइनो एसिड को किसके लिए लेके आएगा? अमाइनो एसिड को ये प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना होता है ना। तो एक अमाइनो एसिड दूसरा है, तीसरा है, तो उसके बीच में बॉन्ड बनता जाएगा और प्रोटीन की चेन बनती जाएगी और वो निकलती जाएगी। यही तो पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन बनता है, ऐसे बनता है। तो गाइस लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये है हमारा प्यारा ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए दिखने में बहुत घबराहट हो रही होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए। मैंने बोला था ना कि ए यू सी जी दे डू नॉट मेक बॉन्ड विद एनीथिंग बट दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग बॉन्ड। तो ये एक सिंपल स्ट्रैंड थी, इसने आपस में ही बॉन्ड बना लिया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। इसने आपस में ऐसे ऐसे करके, कि देख रहे हो ये लूप्स बने हुए हैं यहाँ पे, कि इस एरिया में बॉन्ड प्रेजेंट है, जहाँ बॉन्ड नहीं है वो लूप बन गया। एक सिंगल स्ट्रैंड में जहाँ बॉन्ड नहीं है वो लूप बन गया, और जहाँ बॉन्ड है तो है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, कि ऊपर ये अमाइनो एसिड को लेके आएगा। लेकिन वो डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? ये कैसे? मान लो यहाँ पे है मैसेंजर आरएनए। मैंने बोला था ना मैसेंजर आरएनए के ऊपर, सॉरी मैसेंजर, इसको एक सेकेंड ना, पेन कलर चेंज कर लो यार, कब से रेड कलर से लिख रही हूँ। हाँ, तो बेसिकली मैंने बोला था ना कि ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन प्रेजेंट होते हैं, कि मान लो यहाँ पे ए यू सी सी, कुछ भी लगा लो यार, यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है, कुछ भी लिख लो, यू यू कुछ भी है। तो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कोडोन, और कोडोन को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? एंटी कोडोन, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो मान लो यहाँ पे है एंटी कोडोन ए यू ए, ये एंटी कोडोन किस कोडोन को पड़ेगा? यू ए यू। तो इसके ऊपर जहाँ यू ए यू आया मैच कर जाएगा, और ऊपर से उसी का कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड आ जाएगा। तो कोडोन एंटी कोडोन बस मैच करते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर राइबोसोम तो घूम रहा है बट ऊपर से ट्रांसफर आरएनए, बट मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आ रहा है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन है, जैसे ही कॉर्ड मैच हुआ, ट्रांसफर आरएनए आ रहा है ना इसके ऊपर चल रहा है ये भी साथ में, तो जैसे ही मैच हुआ वो उसके ऊपर जो अमाइनो एसिड अटैच है वो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। सिंपल, वेरी इजी प्रोसेस। तो पूरी कहानी कोडोन एंटी कोडोन की है। मैं पिछले वाला डायग्राम फिर से दिखाती हूँ, एक सेकेंड ना, बस थोड़ा सा रह गया गाइस, चिंता मत करो, हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। तो ये देखो, ये मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर ये कोडोन है, ये एंटी कोडोन है, यूजीजी एजीजी, कि ये इसको एएजी यहाँ मैच करेगा। तो जहाँ ये एंटी कोडोन कोडोन, इसके ऊपर एंटी कोडोन है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, जहाँ ये मैच करेगा वहाँ पे ये अमाइनो एसिड बॉन्ड बना जाएगा, फिर वो मशीनरी से निकल जाएगा। यही तो ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी में। बट दीज आर 3 टाइप ऑफ आरएनए दैट वर्क एंड आई थिंक यू शुड रिमेंबर इट। थैंक यू। चलो आगे देखती हूँ, मुझे याद नहीं है मैंने और पीपीटी में तुम्हारा क्या ऐड किया है, फिर देख के पता चलेगा मेरे को। रुक जाओ, हो तो नहीं गया? अच्छा हो गया भाई, हो गया। अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज, थोड़े से एमसीक्यूज हम वो सॉल्व करेंगे। वी आर डन विद द टॉपिक। तुम्हारे कमेंट्स पढ़ लेती हूँ मैं। गॉट इट मैम, थैंक यू, थैंक्स मैम, मोस्ट वेलकम। चलो गाइस, थोड़े से एमसीक्यू हैं। मैम बहुत थक गए आप। नहीं, मैंने पानी नहीं पिया ना बीच में, अभी लेती हूँ पानी। तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे जब, इतनी केयर कर रहे हो तुम। सुनो अब, नेम द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, क्लोवर लीफ, एल शेप, डुप्लेक्स, ट्रिपल हेलिक्स। जल्दी आंसर बताओ, देखो कितना पढ़ा तुमने। 1 मिनट मिलेगा, वैसे तो नीट के पेपर में 1 मिनट भी नहीं मिलना चाहिए बायो में, 30 सेकेंड लगा के चलो, क्योंकि बाकी के टाइम तो फिजिक्स केमिस्ट्री करना होता है ना, हमें ही करना। करो फिर। गुड इवनिंग शाश्वत, बड़े लेट आए हो तुम, अब गुड इवनिंग करे हो? हाँ हाँ जी, जल्दी आंसर बताओ मेरे को। टाइम अप हो गया तुम्हारा, दफा हो जाओ तुम।
हाँ, तो बेसिकली नेम द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला था मैसेंजर आरएनए है, कुछ भी आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है तो ये आपस में ही बॉन्ड बना जाएगा और इसमें लूप्स आ जाएंगे। वही उसकी तो इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बुलाएंगे, इसको सेकेंडरी। जो मैंने क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बताया ट्रांसफर आरएनए का, वो एक्चुअली क्लोवर लीफ की तरह दिखता है। दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। प्लीज रिमेंबर इट गाइज। हम ट्रांसफर आरएनए के बारे में जब पढ़ते हैं तो पहली चीज यही बोलते हैं कि दैट हैज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। थैंक यू। लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन नाउ। चाहूँ तो मैं टाइमर भी लगा दूँ तुम्हारे लिए, बट ठीक है, क्या मैं दो थोड़ी सी देर के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट। प्यूरेन्स आर सिंगल रिंग कंपाउंड्स, डबल रिंग कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, नन ऑफ द अबव। प्लीज आंसर। या द क्वेश्चन इज इन इंग्लिश इटसेल्फ विजया। दो तीन क्वेश्चन रह गए हैं बस, अब जल्दी करो। हाय सुमित। चलो खूबी सिंह बातें तो मार रहा है भाई, आंसर भी बता ही रहा है लड़का। बाकी बताओ जल्दी। MCQ आने के टाइम पे सब सो गए हैं। बहुत बढ़िया। इसका है सिंगल रिंग कंपाउंड। मैंने सबसे पहले बोला था कि प्यूराइन जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और जो पायरिमिडिन होते हैं वो डबल रिंग होते हैं, स्ट्रैंडेड भी नहीं। उसमें 2 रिंग होती है, इसमें एक ही रिंग होती है। तो याद रखें इस चीज़ को, एडेनिन एंड गुआनिन। लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम्हें हवा में मत उड़ जाना की तैयारी हो गई, और प्रैक्टिस कर लेना घर पे बैठ के। 1 टर्न ऑफ द हीलिक्स इन V फॉर्म ऑफ DNA इज अप्रोक्सीमेटली। पेपर में आ चुका है ये। 0.34 नैनोमीटर, 3.4, 2 and 20। मैम हमने सही बोले। हाँ जी खूबी सिंह आपने सही बोले। मैम मैथ्स कौन पढ़ाएगा? अरे वहाँ ट्यूटर मेंशन होगा ना, अभी लिंक क्रिएट होगा मनीषा, उसमें देखो ट्यूटर का नाम लिखा है, फोटो भी लगी है। टाइम अप होने वाला है। चलो इसका आंसर है 3.4 नैनोमीटर, क्योंकि जो BDNA है वो वॉटसन एंड क्रिक वाला है और उसमें जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताई थी वो इतनी ही बताई थी, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, थैंक यू। लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आएगा अब, जो आएगा तो मुझे याद भी नहीं है, शायद हम डन। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन आई है, बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेज इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? योर ऑप्शंस आर लाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। अब तो मैं बैठ ही जाती हूँ, तुम पूरा दिन लगाने वाले हो, जल्दी बताओ। C other people. Ma'am, this is class for which standard? बच्चे this chapter is in 11th class also and 12th class also. 12th की ये वेम्पायर कौन है? वेम्पायर गेमिंग, ये 12th की केमिस्ट्री में है और 11th की बायो में है। हाँ तो बच्चे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, बट आंसर अब मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे प्रोटीएज लाइपेज मेंशन किया था, बट मैंने न्यूक्लियस नहीं मेंशन किया। न्यूक्लियस एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के ऊपर अटैक करते हैं, डीएनए को कट कर देते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एंडो न्यूक्लियस एंड एक्सो न्यूक्लियस। एंडो इंटरनली जाके कट करता है और एक्सो एक्सटर्नली, मतलब कि मान लो ये डीएनए स्ट्रैंड है, एक्सो न्यूक्लियस इसके साइडों पे कट करता है और एंडो जो है इंटरनली कट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंडो न्यूक्लियस। ठीक है गाइस, तो बेसिकली दैट इज द आंसर। थैंक यू, आई एम डन ऑन दिस पार्ट, वी आर डन। एंड आज की कक्षा यहीं ख़त्म होती है, तो उससे पहले बाय बाय, सी यू। पढ़ाई और स्टडी के बीच मैंने एक जिप फाइल डाली है, तो डोंट बी लाइक दिस कि तुम पढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हो और लेजीनेस टेक यू ऑफ। थैंक यू। आई एम अंजलि आहूजा, सीनियर फैकल्टी एट इंस्टासॉल्व, विल बी टेकिंग यू मोर बायो क्लासेस सून। तो जो भी सजेशन हो प्लीज़ दे देना। एंड सब्सक्राइब अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल इंस्टासॉल्व, तो वहाँ पे वो बेल आइकन होता है, उस पर क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन आती रहेंगी। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। हाँ, इट्स अ गुड नाइट मिस्टर इंडिया, सो गुड नाइट, थैंक यू, बाय, आई सी यू सून, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।